लास्ट क्लास में हमने किया था एडवांस लेवल का पार्ट नंबर 1 और ये है एडवांस लेवल का पार्ट नंबर 2 और जनरल एंट्रीज का लास्ट पार्ट दैट इज पार्ट नंबर 8। तो यहां पर हमारा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से खत्म हो जाएगा। पहले 6 पार्ट्स में हमने इसका कॉन्सेप्ट वाइज पूरे अच्छी क्लैरिटी के साथ क्वेश्चंस करे थे। 7 जो पार्ट आया था उसके अंदर मैंने आपको एडवांस लेवल शुरुआत करवाई थी और एडवांस लेवल खत्म करवाया था आधा। जो बाकी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस रह गए वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जनरल एंट्री का कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो तुमसे ना हो पाए, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार सुन के देख लो, आपको खुद को कई काफी नई एंट्रीज देखने को मिलेंगी। खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ जी इसकी जनरल एंट्री कैसे पास करनी है और बहुत मजा आएगा इस लेक्चर को सुनने में। तो पूरा का पूरा लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना है और ये करने के बाद साथ साथ नोट्स जरूर बना लेना और उनको रिवाइज कर लेना, क्योंकि अभी तो याद, अभी समझ आ जाएंगी फिर वो याद नहीं रहती हैं। तो उनके लिए नोट्स बना लेना अच्छे से ताकि कभी भी इनको ना भूलो। तो जल्दी से शुरू करते हैं। नोटबुक पेन को उठा लो, एक एक एंट्री को बहुत ध्यान से सुनना, समझना, लिखना और फिर करना। करें तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन कहते हैं कि सोल्ड गुड्स टू शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रुपीज 10,000 के गुड्स बेचे, जो कि बिल्कुल आसान सी ट्रांजैक्शन है। अगर आपने सामने वाले बंदे को गुड्स बेचे हैं, कैश या क्रेडिट कुछ नहीं लिखा और सिर्फ सामने वाली पार्टी का नाम है, तो आप मान के चलते आपने उधार पे बेचे हैं। हम एंट्री करेंगे यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो जिस पार्टी को हम गुड्स बेच रहे हैं वो हमारी डेटर बन जाएगी, उसको हम डेबिट कर देंगे। हम लिखेंगे शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट की सेल्स है तो सामने वाले बंदे को आप डेबिट कर देंगे। ठीक है जी, तो आपके पास आ जाएगा 10,000। आगे देखो, पेड कॉटेज, अरे कार्टेज आएगा, पेड कार्टेज ऑन गुड्स सोल्ड टू शारदा स्कूल 300 रुपए। तुमने 300 रुपए का उसके ऊपर कैरिज एक्सपेंसेस दे दिया। अगर यहाँ पे लिखा होता टू बी बोर्न बाय शारदा स्कूल तब कुछ और ट्रीटमेंट होता, अभी कुछ और होगा। दोनों सिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। अभी आप क्या करोगे, एंट्री करोगे आपकी कैरिज एक्सपेंसेस आपने दिया तो कैरिज आउटवर्ड्स को आप डेबिट करोगे क्योंकि खर्चा है। कैरिज आउटवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि तुमने पेमेंट करी है तो कैश रिड्यूस हुआ है। कितना हुआ है, 300 रुपए हुआ है। वजह क्या है, गुड्स बाहर जा रहे थे, उसके लिए कैरिज तुमने पे करा। इन केस लिखा होता टू बी बोर्न बाय शारदा स्कूल, तो एक और एंट्री पास कर देते जिसके अंदर शारदा स्कूल को डेबिट करते, शारदा स्कूल डेबिट टू कैरिज आउटवर्ड्स, इस खर्चे को राइट ऑफ कर देते कि आप कहते कि 300 रुपए भी हम शारदा स्कूल से लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था तो हमने एक और एंट्री पास नहीं करी है। सिंपल है। आगे देखो, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉइज रुपीज 18,000। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हो तुम एम्प्लॉइज का। अगर सिर्फ लिखा हो पेड लाइफ इंश्योरेंस तो हम मान के चलते हैं कि मालिक का खुद का इंश्योरेंस है तो ड्रॉइंग्स है, लेकिन अगर आप एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस पे कर रहे हो तो ये बिजनेस का ही खर्चा माना जाएगा और एंट्री होगी खर्चा है तो आप कहोगे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट प्रीमियम अकाउंट डेबिट, या इसकी जगह कई बार खाता यूज कर लिया जाता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। जनरली क्या होता है कि 11th क्लास के लेवल तक आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ही लिखोगे, लेकिन आगे जाके आप देखोगे कि इसको आप लिख सकते हो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो मर्जी लिख सकते हो। अभी टू, तो आप यहाँ कैश या बैंक आपकी इच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैश अकाउंट लिख दिया मैंने, 18,000 आ जाएगा यहाँ, 18 आ जाएगा यहाँ। ठीक है जी, क्रेडिट में थोड़ा उधर आएगा, ये थोड़ा इधर आ जाएगा। तो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बोल दो चाहे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बोल दो, दोनों ठीक है। ठीक है जी, आगे आता है मेरे पास सोल्ड गुड्स टू कृष्ण ऑफ लिस्ट प्राइस 1,25,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 50% बाय चेक। तुमने क्या करा, कृष्ण को गुड्स बेचे 1,25,000 के, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, 2% का कैश डिस्काउंट है एंड पेड 50% बाय चेक। बड़ी बड़ी कहानी होगी, आराम से समझते हैं क्या। देखो, 1,25,000 के गुड्स, पहले तो इसका ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। इसका 20% होगा, 10% होगा 12,500, 20% होगा इसका 25,000, तो भाई ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, 25,000 माइनस कर दिए। कहानी होगी थोड़ी सिंपल, तो 1,00,000 के गुड्स बेचे तुमने, जिसपे 2% का कैश डिस्काउंट देते हो एंड पेड 50% बाय चेक। अब सामने वाला बंदा तुम्हें
पेमेंट कर रहा है 50% अमाउंट की, तो डिस्काउंट 50% के अमाउंट पे दोगे कि पूरे पे दोगे, सोचो। तो 2% का कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? इफ यू पे इन कैश आई विल गिव यू डिस्काउंट, बट यू आर पेइंग जस्ट 50% ऑफ द टोटल अमाउंट इन कैश। सो हम जो डिस्काउंट देंगे वो 50% पे ही देंगे, तो इसका आधा 50,000 और इसका आधा 50,000। इस पे कोई डिस्काउंट नहीं देंगे हम, इस पे 2% देंगे, तो इसका 2% कितना हो जाएगा? 1% हुआ 500, 2% हुआ 1000, तो 1000 रुपए का डिस्काउंट दे दोगे। ठीक है, हर चीज को लिखोगे कैसे, अब ध्यान से देखना, सारी चीजों को लिखोगे कैसे। कृष्ण को आप सेल्स कर रहे हो, तो आप लिखोगे कृष्ण डेबिट। क्या कृष्ण मेरा डेटर बना? सर बिल्कुल बना, क्योंकि उसने पूरी पेमेंट तो करी नहीं है, उसने 50,000 तो भी देने रहते हैं, तो 50,000 से तो मेरा डेटर है, तो मैं कृष्ण को डेबिट कर देता हूं 50,000 से। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट कितना अलाउ कर रहे हो तुम इसको? सर तो 50,000 की पेमेंट दे रहे हैं ना, उस पर 1000 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं हम, कैश डिस्काउंट 1000 रुपए। और क्या कहते हैं, आ कितना रहा है पैसा? बैंक अकाउंट डेबिट 49,000, क्योंकि 50 में से 1000 का डिस्काउंट दे दिया। टू सेल्स, सेल्स कितने की है? 1 लाख की। क्या सेल्स 1,25,000 की है? नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आप सेल्स का अमाउंट लिखते हो, जो कि 1 लाख ही आएगा। समझ आ गई बात? तो ये होगी हमारी एंट्री, बड़ी अच्छी एंट्री है, थोड़ी कंपाउंड एंट्री है, तो इसीलिए ध्यान रखना। आगे कहते हैं कि कृष्ण रिटर्न्स गुड्स ऑफ सेल वैल्यू 10,000। उसने गुड्स रिटर्न कर दिए सेल वैल्यू 10,000। सेल वैल्यू का मतलब है जो भी तुमने जो भी सेल वैल्यू थी, सेल वैल्यू 1 लाख टोटल बेचे, तो सेल वैल्यू का 10,000 वापिस कर दिए। सेल वैल्यू का 10,000 वापिस कर दिए, तो अब आप क्या करोगे? कृष्ण जो तुम्हारा डेटर था, डेटर को रिड्यूस करोगे, तो कृष्ण को रिड्यूस करोगे, क्रेडिट करोगे 10,000 से, और जो रिटर्न है सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दोगे। तो एंट्री क्या होगी तुम्हारी? सेल्स रिटर्न, सेल्स होती है तो क्रेडिट, रिटर्न होती है तो डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्ण। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने की सेल्स रिटर्न है? 10,000 की, 10,000 की वैल्यू है, तो 10,000 और 10,000। आई बात समझ? कोई प्रॉब्लम पहली 5 एंट्रीज में? तो सारी की सारी बढ़िया एंट्री थी, एक बढ़िया, बहुत बढ़िया एंट्री थी। आगे चलते हैं हम। आगे कहते हैं कि पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश। अरे अगर तुमने सन्ड्री खर्चे कर दिए या मिसलेनियस खर्चे कर दिए, तो आप क्या लिखोगे? खर्चे का नाम डेबिट कर दो, और कैश चला गया तो कैश को क्रेडिट कर दो। एंट्री क्या होगी? बड़ी सिंपल सी बात है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। अच्छे से लिख लो, भूल मत जाना, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, अब दिक्कत तो यही होती है। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000। दूसरा देखो, बोरोड फ्रॉम रिद्धि 50,000 एट द रेट ऑफ 30% इंटरेस्ट। अब बिना बात को लिख दिया 30% इंटरेस्ट। तुम्हें नहीं पता 30% इंटरेस्ट का क्या करना है, कंफ्यूज मत हो। आज की डेट में जनरल एंट्री होती है, आज की डेट में क्या हो रहा है उसकी एंट्री। आज की डेट की ट्रांजैक्शन क्या है? आज की डेट की ट्रांजैक्शन है कि तुमने रिद्धि से 50,000 लिए, क्या आज ही ब्याज दे दोगे? जिस दिन पैसा लेते हो उस दिन थोड़ी ब्याज दे देते हो भाई, ब्याज तो बाद में दोगे। तो आप क्या एंट्री करोगे? आज तो हमने सिर्फ बोरोइंग करी है 50,000 की रिद्धि से, तो आज की डेट में हम एंट्री करेंगे, हमारे पास कैश आ रहा है, हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रिद्धिज लोन अकाउंट। रिद्धिज लोन अकाउंट, आप एक लोन का खाता बना दोगे कि जी रिद्धि से लोन ले लिया हमने, कितने का ले लिया? 50,000 का ले लिया। ठीक है, इंटरेस्ट का कुछ भी नहीं करोगे, जब इंटरेस्ट देना होगा तब दे देंगे, मना थोड़ी कर रहे हैं, तब देंगे, अभी थोड़ी देना है। आगे देखो, रिसीव फ्रॉम सिद्धू एंड कंपनी ऑन अकाउंट 5,000। कहता है कि हमने सिद्धू एंड कंपनी से 5,000 के अकाउंट पे कुछ रिसीव कर लिया। अमाउंट ना बता रखा हो तो हम मान के चलते हो पूरा अमाउंट रिसीव कर लिया, इसीलिए ट्रांजैक्शन यहां पर है कि अमाउंट नहीं बता रखा, तो हम मान के चलते हैं कि पूरा अमाउंट रिसीव कर लिया, तो हम कहेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट टू सिद्धू एंड कंपनी 5,000 5,000। आई बात समझ? अगला देखो,
सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड द अमाउंट इन बिजनेस 2,10,000। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, हाउस होल्ड फर्नीचर बोले तो घर का फर्नीचर, घर बोले तो मालिक का घर। मालिक ने घर का फर्नीचर बेचा और सारे का सारा पैसा बिजनेस में डाल दिया, तो ये क्या हुआ? कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ बिजनेस के अंदर। हम एंट्री करेंगे, बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हाउस होल्ड फर्नीचर मत लिख देना, हाउस होल्ड फर्नीचर तो मालिक का है, बिजनेस का थोड़ी है जो बिजनेस उसकी एंट्री करेगा। मालिक ने बेचा, मालिक ने पैसा बिजनेस में दे दिया, बिजनेस एंट्री कर रहा है जो पैसा बिजनेस में आया, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दैट इज 2,10,000। सिंपल है, बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब कहता है मुझे सोल्ड गुड्स टू वाई यामिनी, वाई क्या यामिनी, वाई यामिनी पढ़ रहा था मैं, यामिनी ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 फॉर 8,000। अगर आपको कुछ ना बताया गया हो, सीधा बोल दे कि 10 वाले 8 के बेच दिए, 6 वाले 5 के बेच दिए, 4 वाले 3 के बेच दिए, तो इसका मतलब जो डिस्काउंट दिया गया है वो डिस्काउंट दिया गया है ट्रेड डिस्काउंट। क्या दिया गया है? ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या होगी? यामिनी, कैश या कुछ तो बताया नहीं, तो ऑटोमेटिकली यामिनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना आ जाएगा? 8,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है तो आप मान के चलोगे सेल्स ही 8,000 की हुई है, दैट्स इट। ठीक है जी, दूसरा देखें। दूसरे में कहता है अमन रिटर्न्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अमन ने 10,000 के गुड्स रिटर्न करे जो मैंने उसको बेचे थे 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे। मतलब कि अमन ने रिटर्न करे लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 के गुड्स जो उसको बेचे गए थे 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे। इसका मतलब कि भाई क्या मैं, अब है तो गुड्स, सामने वाले बंदे ने रिटर्न करे तो सेल्स रिटर्न है, पहली बात तो समझ आती है कि सेल्स रिटर्न का खाता है, सेल्स रिटर्न का खाता है, और दूसरा खाता इन्वॉल्व होगा सामने वाले बंदे का अमन। सेल्स रिटर्न बढ़ रही है, सेल्स होता है तो क्रेडिट, सेल्स रिटर्न होता है तो डेबिट। अमन मेरा एक डेटर होगा जब मैंने उसको गुड्स बेचे थे, लेकिन अमन अब वापस कर रहा है तो अमन एज अ डेटर मेरा रिड्यूस हो जाएगा, अमन एज अ डेटर रिड्यूस हो जाएगा तो क्रेडिट। ये तो पता है एंट्री क्या होनी है, सेल्स रिटर्न टू अमन, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अमाउंट की बात है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमन कितना आएगा? ये आएगा 10 नहीं, अमाउंट की तो बात है। तो 10,000 के गुड्स हैं, 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे बेचे थे तो वापस आए होंगे, तब भी तो कहोगे ना भाई तेरे को 10% डिस्काउंट पे दिए थे, तो मैं तेरा खाता रिड्यूस किससे करूंगा? 10% डिस्काउंट से ही करूंगा। तो 10,000 माइनस 10% तो 9,000, तो 9,000 से आप उसको अपने बुक्स में रिड्यूस करोगे। ठीक है, जब बेचे डिस्काउंट पे है तो रिटर्न देते हुए पूरी वैल्यू को तो वापस नहीं कर दोगे ना आप, तो डिस्काउंटेड वैल्यू ही वापस करोगे। आगे देखो, अगली दोनों चीजें बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड कैश ₹39,200 टू संभव इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज, अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 2%। ऑफ 2% कहते हैं कि हमने पेमेंट करी है संभव को 39,200 की, और हमें उस पे क्या मिला है? 2% का डिस्काउंट मिला है। मैं कहता हूं मैंने तुम्हें 800 रुपए दिए और तुमने मुझे 20% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब मैंने 1,000 रुपए देने थे और तुम्हें 800 दिए, है ना? यही मतलब है ना। यहां पर भी क्या है कि पेमेंट करी है कितनी? पेमेंट करी है कितनी? 39,200। ये कब करी है? तुम्हें 2% का डिस्काउंट मिलने के बाद, तो आप कहोगे कि आफ्टर 2% डिस्काउंट। तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे एक्स अमाउंट देना था, एक्स में से 2% ऑफ एक्स हटा दो, तो मैंने उसको 39,200 दिया। बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने उसको एक्स अमाउंट देना था, लेकिन मुझे उसने 2% डिस्काउंट दिया, वो माइनस करने के बाद मैंने उसको पेमेंट कितनी करी? 39,200। यही यहां पे लिखा होगा कि मैंने 39,200 की उसको पेमेंट करी। अब डिस्काउंट कैसे निकालेंगे हम? अब हम कहेंगे कि एक्स माइनस 2/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 39,200। हम कहेंगे कि ये हो गया 98/100x, है ना? ये 100 कैरी किया, 100 माइनस 2 तो 98 इज इक्वल टू 39,200। x इज इक्वल टू 39,200 इंटू 100/98।
ठीक है, 98 वन सा 98 फोर सा 392 होता है, 400 इंटू 100 40,000। तो इसका मतलब मैंने पेमेंट करनी कितनी थी 40,000। एक्स कितना है मेरा 40,000। 40,000 का माइनस कर दिया 2% तो आया 39,200। ये अमाउंट जनरली आपको निकालना नहीं पड़ता, क्योंकि ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि नियरेस्ट 1000 देखे कि 39,200 है तो अंदाजा इसके नियरेस्ट 40,000 ही होगा। तो आप कहोगे कि 40,000 का 2% डिस्काउंट होने के बाद यही बनता है, तो मतलब 40,000 देने थे। तो आपने 40,000 देने थे, 2% का डिस्काउंट अवेल कर लिया, 39,200 दे दिए। किसको दिए हैं? संभव को। एंट्री क्या होगी? देखो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक तो संभव रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि वो तुम्हारा क्रेडिटर होगा, तभी तुम उसको पे कर रहे हो, तो वो रिड्यूस होगा, तो आप क्या कर दोगे उसको? डेबिट। डिस्काउंट तुम रिसीव कर रहे हो, क्योंकि जब तुम पेमेंट करते हो तो डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, क्रेडिट होगा, इनकम है। कैश दे रहे हो तो कैश रिड्यूस होगा, क्रेडिट होगा। एंट्री देखो क्या होगी, ध्यान से। एंट्री होगी संभव डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, संभव डेबिट कितने से होगा? सर संभव को 40,000 की सेटलमेंट के लिए दिए हैं, तो संभव डेबिट होगा 40,000 से। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट कितना रिसीव हो रहा है तुम्हें? 39,200 पे कर रहे हो 40,000 के पीछे, तो 800 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, 800 रुपए। कैश कितना जा रहा है? 39,200। क्लियर है कहानी? ये केस समझ आया? ये केस थोड़ा अच्छा केस है, ये जरूर समझ आना चाहिए। अगला देखो, अगला भी इसी तरीके का है। अगला कहते हैं कि सेटल्ड द अकाउंट ऑफ संभव, अमाउंट ड्यू टू हिम वो 40,000। पिछले केस में तुम्हें बताया गया था कितनी कैश पेमेंट करी है, अब बता रखा है कि अमाउंट कितना ड्यू है। पिछले में बताया था कि कैश पेमेंट कितनी करी है, अब बता रखा है अमाउंट टोटल ड्यू कितना है। कहते हैं 40,000 रुपए देने हैं संभव को, और 2% का डिस्काउंट अवेल करके पेमेंट कर दी। इसका मतलब संभव को देने थे 40,000, इसका 2% निकाल लो 800, इतना आपको मिल गया डिस्काउंट। ये डिस्काउंट रिसीव करके तुमने उसको पेमेंट कर दी, बाकी तुमने क्या कर दिया? पे कर दिया। तो पे कितना करा होगा? फिर से 39,200 ही, क्योंकि 800 का डिस्काउंट मिला। डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट एंट्री हो जाएगी। एंट्री क्या होगी? संभव डेबिट, संभव को 40,000 देने थे, मैंने क्या करा? उसको कैश दे दिया 39,200 का, और डिस्काउंट रिसीव हुआ मुझे 2% का, और जो कि बनता है 800 रुपए। आई बात समझ? ठीक है, यही सेम कहानी वहां पर, लेकिन क्वेश्चन को लिखने का तरीका वो अलग था, क्वेश्चन को लिखने का ये तरीका अलग है। वहां पर लिखा गया था कि हमने संभव को पेमेंट करी है इतनी 2% डिस्काउंट के बाद, तो मुझे सोचना पड़ा कि यार कितना अमाउंट देना होगा। यहां पे मुझे दे रखा है कि संभव को इतना अमाउंट देना है और 2% डिस्काउंट के बाद पेमेंट करो, तो मेरे को यहां पे निकालना पड़ा कितना कैश दिया होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकता है। आगे चलते हैं। ये तो एंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगी, तो ध्यान से सुनना। देखो कहता है कि मित्तल ब्रोस परचेज्ड 100 बल्ब्स एट द रेट ऑफ 500 पर बल्ब। ये ध्यान रखना, मित्तल ब्रोस की एंट्रीज नहीं कर रहे हैं हम एंट्रीज कर रहे हैं। मान लो कोई भी कंपनी, मान लो कहता मैं एबीसी कंपनी की बुक्स में, एबीसी लिमिटेड की बुक्स में, उसके अंदर ट्रांजेक्शन दी गई है कि मित्तल ब्रोस से सामान खरीदा, तो मतलब एबीसी लिमिटेड मेरी कंपनी से मित्तल ब्रोस से सामान खरीदा है। तो मित्तल ब्रोस हमारे लिए कौन है? जिसको हमने सामान बेचा है, ये ध्यान रखना। तो मित्तल ब्रोस परचेज 100 बल्ब एट अ रेट ऑफ 500 पर बल्ब अलाउड, हमने उनको अलाउ करा 10% का ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% का कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 7 डेज। अगर ये मित्तल ब्रोस 7 दिन के अंदर अंदर मुझे पेमेंट कर देते हैं तो मैं इनको कैश डिस्काउंट अलाउ करूंगा। मित्तल ब्रोस रिसीव्ड 5 बल्ब्स ऑफ पुअर क्वालिटी, उनको मिलते हैं 5 बल्ब पुअर क्वालिटी के, विच दे रिटर्न, जो कि इनने क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए। मित्तल ब्रोस सेटल्ड द पेमेंट इन 10 डेज, उन्होंने मेरे को पेमेंट दी 10 दिनों के अंदर। मैं मान के चलता हूं कि एंट्री है 1 जनवरी 2025 की। ठीक है, क्या एंट्री करूंगा मैं अपनी बुक्स में? ध्यान से देखो, 2025 जनवरी 1।
मित्तल ब्रोस ने मुझसे सामान खरीदा, कितना? 100 बल्ब खरीदे, 500 का एक, तो 500 इंटू 100 हो गया 50,000। 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 5,000 का डिस्काउंट काट तो बच गया 45,000। तो मैंने मित्तल ब्रोस को सेल्स करी है। मैं एंट्री करूंगा मित्तल ब्रोस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 45,000। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ आगे देखो, मैंने उनको सेल्स करी है इतने की, एंड 3% कैश डिस्काउंट अगर तुमने 7 दिन में पेमेंट कर दी तो उनको 5 बल्ब मिलते हैं खराब, जो वो रिटर्न कर देते हैं। तो मेरे पास माल रिटर्न आ रहा है, तो मैं क्या कहूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो कोई भी तारीख का मान लो मैं कहता हूँ जनवरी 4 को उन्होंने रिटर्न करा, जनवरी 4 को, तो मैं क्या करूंगा सेल्स रिटर्न आया मेरे पास, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मित्तल ब्रोस। यहां पे ध्यान रखना 5 बल्ब है, एक बल्ब की कीमत है 500 रुपए, तो 5 बल्ब 5 इंटू 5 2500 रुपए। 2500 रुपए यहाँ नहीं आएंगे, 10% का डिस्काउंट दिया है तो यहाँ भी 10% डिस्काउंट काट के ही रिटर्न लूंगा मैं। तो मैं कहूंगा 2500 माइनस 10%, दैट इज 250, तो ये बच जाएगा 2250। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मित्तल ब्रोस। फिर कहता है मित्तल ब्रोस सेटल्ड द पेमेंट इन 10 डेज, 10 दिन बाद उन्होंने पेमेंट करी। तो मैं कहता हूं जनवरी 11 को। मैं उनको डिस्काउंट कब देता? अगर तुम पेमेंट करते 7 दिन के अंदर, लेकिन उन्होंने पेमेंट करी कब? 10 दिन के अंदर, तो मैं उनको डिस्काउंट नहीं देने वाला हूं। तो मैं क्या कहूंगा उनसे पूरी पेमेंट लूंगा। कितनी पेमेंट लूंगा? मैं कहूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू मित्तल ब्रोस अकाउंट। कितनी पेमेंट लूंगा भला? 45,000 माइनस 2250, ये माइनस करूंगा। ठीक है, तो 45,000 माइनस 2250, जो भी अमाउंट आएगा आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगला केस इसी के जैसा है, ध्यान से सुनना। पहले ये समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो इसको हटा देते हैं, दूसरा सुनते हैं ध्यान से। तो भाई दूसरे केस में देखो क्या है, इससे पहले इसको हटा दें एक बार। तो यहां पर आपको बोलता है सोल्ड गुड्स टू माधव, सोल्ड टू माधव 100 शर्ट्स ऑफ 300 ईच, तो मतलब 30,000 की शर्ट है, ऑन 5th ऑफ जून 2025 को। ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 10% इफ फुल पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। माधव सेंट 50% ऑफ द पेमेंट ऑन 10th ऑफ जून एंड बैलेंस पेमेंट ऑन 22nd ऑफ जून। मैंने 5 तारीख को माधव को 100 शर्टें बेची 300 रुपए के दाम पे, 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे। पहले तो उसकी एंट्री कर लेता हूं। तो 2025 जून 5 मैंने जब शर्टें बेची माधव को, एंट्री क्या होगी? माधव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर कितना अमाउंट आएगा? सर माधव को जब तुमने शर्टें बेची 100 शर्टें 300 की, एक 30,000 की, 10% का डिस्काउंट हटा तो 27,000 में बेची। तुमने उसको बोला मैं डिस्काउंट दूंगा तुम्हें अगर तुमने फुल पेमेंट, इस वर्ड का ध्यान रखना, फुल पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। माधव ने आधी पेमेंट कर दी है 10 जून को, जो कि 14 दिन के अंतर्गत आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पे डिस्काउंट नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला अगर पूरी पेमेंट आती, 50% का क्या मतलब है, लेकिन 10 जून को पेमेंट रिसीव करोगे तो आप एंट्री करोगे जून 10 कैश अकाउंट डेबिट टू माधव, लेकिन डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हमें गलती कर देते हैं, हमें लगता है कि यार 50% तो कर दी, इसके ऊपर डिस्काउंट दे दो। नहीं, क्योंकि पूरी पेमेंट आनी चाहिए उतने दिनों के अंदर, पूरी नहीं आई तो आप क्या करोगे? 50% पेमेंट जो आई है इसकी रिसीव कर लोगे। 27,000 का आधा हो गया 13,500, और बाकी आधी पेमेंट अगर आ जाती टाइम के अंदर, 14 दिन के अंदर अंदर, मतलब 5 और 14 19 जून तक, फिर डिस्काउंट दे देते। लेकिन बैलेंस पेमेंट आ रही है 22 जून को, तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो जून 22 को अगेन रिपीट हो जाएगी एंट्री, बाकी जो उसने पेमेंट दी, कैश अकाउंट डेबिट टू माधव 13,000
500, 13,500। आई बात समझ? तो हमने क्या करा, हमने देखा कि भैया पूरी पेमेंट आनी चाहिए थी, अगर आधी आ गई तो उस पर डिस्काउंट नहीं देना है, इसीलिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। चलो, तो आखिरी की चंद 3 एंट्रीज और फिर हमारा जनरल चैप्टर खत्म विद एडवांस लेवल क्वेश्चन। तो जल्दी से देखते हैं क्या है एंट्री पहली। प्लेस्ड एन ऑर्डर विद सुहाना फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 इन दिस कनेक्शन, पेड 20% ऑफ लिस्ट प्राइस इन एडवांस। हमने सुहाना को ऑर्डर प्लेस करा कि आप 10,000 के गुड्स बेच देना, उस चक्कर में हमने 20% मतलब 2,000 रुपए एडवांस में दे दिए। तो क्या क्या एंट्री होगी, हम लिखेंगे एडवांस फॉर परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस नहीं लिखोगे, एडवांस फॉर परचेजेस, अदरवाइज हम लिखते हैं परचेजेस टू कैश, अब लिखेंगे एडवांस फॉर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 2,000 दिए तो 2,000 गॉट इट। अगला देखो, पेड ₹1,000 इन कैश टू सलोनी फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग। आपने क्या करा, 1,000 इन कैश दिया सलोनी को फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग। आउटस्टैंडिंग बिल मतलब पहले से खर्चा कर चुके थे, देना रहता था, अब तुम उसको दे रहे हो। तो यहां पर खाता इन्वॉल्व, सलोनी का नाम नहीं आएगा, नाम आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और कैश। कैश रिड्यूस हो रहा है, क्रेडिट कर दोगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो भी रिड्यूस हो रहा है क्योंकि तुम उसकी पेमेंट कर दे रहे हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो एंट्री क्या बनेगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना आ जाएगा आपके पास, 1,000। समझ आई बात? सलोनी का खाता नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग, मतलब यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के ब्रैकेट में लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग बिल लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग, जो मर्जी लिख दो। तो कुल मिला के सलोनी का नाम नहीं आएगा, ये आउटस्टैंडिंग खर्चे का नाम आएगा, क्योंकि वो खुद एक पर्सनल अकाउंट ही होता, तो आप उसका नाम लिखोगे। लास्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू अविनाश ऑफ 20,000, पे 50% बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल एंड बैलेंस आफ्टर 30 डेज। तुमने गुड्स बेचे अविनाश को 20,000 के, जिसमें से उसने 50% उसी टाइम चेक से पे कर दिए और बाकी 30 डेज बाद करेगी। तो इसका मतलब आज की डेट में तुम क्या बोलोगे, आज की डेट में तुम्हारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ 10,000 रुपए ही आ रहे हैं ना, बाकी तो वो क्या है, तुम्हारे लिए डेटर ही बन गया। तो आप एंट्री करोगे अविनाश को हम डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने इससे 10,000 अभी भी रिसीव करने हैं, तो मैंने इसको डेबिट कर दिया। कैश जो मुझे दे दिए गए, कैश नहीं दिया सॉरी, चेक दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 जो मुझे बैंक में आ गए हैं टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कितने की है ये, 20,000 की, क्योंकि 30 डेज बाद जो आना उसके लिए मुझे अभी अपनी बुक्स में इसको डेटर बना के दिखाना पड़ेगा, और फिर जब पेमेंट आ जाएगी तब मैं कर दूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू अविनाश, अविनाश को रिड्यूस कर दूंगा और कैश को इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर हम आते हैं एंड ऑफ द जनरल एंट्रीज। बहुत इन डेप्थ अच्छे से हमने इसको खत्म कर लिया है। अगले लेक्चर में मिलेंगे जहां पर मैं आपको करवाऊंगा लेजर, तो हम लेजर करेंगे अच्छे से, फिर हम आगे के चैप्टर्स कंटिन्यू करते चले जाएंगे। अब तक जनरल को बहुत अच्छे से खत्म कर लो, आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, इन सारे लेक्चर्स के बाद आप सारे कर पाओगे, लेकिन एक पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ अच्छे से पूरा लेक्चर कर लो। सारे नोट्स अगर बना लिए हैं तो उनको अच्छे से रिवाइज कर लो। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।